फिर वर्चुअल मेमोरी हो गया। ये बातें नहीं, शांत, बिल्कुल शांत हो जाइए। स्ट्रक्चर नहीं बनाया क्या तुम? तो बनाए। देखिएगा, शांत हो जाइएगा। वर्चुअल मेमोरी हो गया था। इस पे 2 क्वेश्चन आएंगे। या तो ये पूछा जाएगा कि वर्चुअल मेमोरी पे 60 नोट्स लिखिए, वो तो आप कर ले जाओगे ना। सेकंड आएगा 2-3 क्वेश्चन बना के वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, उसी में देगा लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस क्या है ना, उसी में हाउ टू, हाँ, या देखा जाए तो हाउ टू प्रोग्राम या लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर रैम ना, ऐसा कुछ देगा। हाउ टू रन अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर रैम, इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट, अगर ये बोल दिया तो पूरी किसके बारे में बात करनी है, वर्चुअल मेमोरी। यहाँ पे तो क्वेश्चन का बोलने पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आंसर यही है। आगे देखिएगा, अगला टॉपिक है पाइपलाइनिंग। यहाँ पे ना पाइपलाइनिंग, ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक एक दो है, देखिएगा। जैसे पाइपलाइनिंग है, एक रिस्क टॉपिक है RISC, और एक सिस्क है ना CISC। ये तीनों एक ही साथ पढ़ने हमें यहाँ पे। तो पहले हम बात यहाँ पे करते हैं पाइपलाइनिंग की। देखिए समझिएगा, देखिए पाइपलाइनिंग का सिंपल सा मतलब है, पहले तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे कि जो CPU होता है, CPU की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, जो CPU इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, उसके लिए क्या यूज होता है यहाँ पे, पाइपलाइनिंग। देखिए CPU की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के 2 मेथड होते हैं। या तो आपके पास जो हार्डवेयर है ना, जो हार्डवेयर है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं रैम, जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, और जो भी हार्डवेयर लगे हुए हैं, आप उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ा दें। क्यों? अब ये रैम कितने की है, 4 GB की, आप 8 GB कर दें, 16 GB कर दें। रोम जो है उसको बढ़ा दें, कैसेस बढ़ा दें ना, मतलब आप हार्डवेयर स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इससे क्या होगी, कॉस्ट बढ़ेगी बहुत ज्यादा। क्या बढ़ेगी, कॉस्ट, क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, जब स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे हार्डवेयर की, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, तो कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। दूसरा तरीका ये होता है, समझ में आ गई एक बात ना, कि अगर आप, जाहिर सी बात है कि जैसे सिंपली एक आपके पास लैपटॉप है, अब लैपटॉप है, अब लैपटॉप सिंपल सी बात है कि अगर आप लगता है कि नहीं ये काम नहीं हो पा रहा लैपटॉप से मेरा ना, कोई एप्लीकेशन नहीं रन कर पा रहा, एंड्रॉयड रन करा रहे रन नहीं कर रहा, रिएक्ट JS करा रहे रन नहीं कर रहा, तो कोई कहेगा क्या यार सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहला तरीका है कि आप अपनी जगह रैम बढ़वा लो, जाके माइक्रो प्रोसेसर चेंज करा लो, तो कंप्यूटर सिस्टम जो है लैपटॉप, उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट इसमें क्या लगनी है, कॉस्ट लगनी है। क्या लगनी है, कॉस्ट। यहाँ पे दूसरा तरीका ये होता है यहाँ पे कि आपके जो हार्डवेयर हैं उनको, ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे करंट जो एग्जांपल मैं वैसे परफॉर्मेंस के लिए लैपटॉप का एग्जांपल लिया था। जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होते हैं उनको इस तरीके से अरेंज कर लो, उनको इस तरीके से अरेंज कर लो कि परफॉर्मेंस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हार्डवेयर लगे हुए हैं, अगर सिंपल वे में देखा जाए तो उनको इस तरीके से अरेंज करके काम करा लो कि आपके पास क्या हो, जो कंप्यूटर हो, यहाँ पे CPU नहीं बल्कि क्या कंप्यूटर हो, इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। तो हम कहेंगे कि वो जो अरेंजमेंट है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पाइपलाइनिंग बोलते हैं यहाँ पे। तो पाइपलाइनिंग का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आपकी जो डिवाइसेस है उनका क्या है, अरेंजमेंट है यहाँ पे ना। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैं एक सिंपल सा और एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो पहला तो लाइन ये क्लियर होना चाहिए आपको कि कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए कौन आया, पाइपलाइनिंग आया। आइए मैं यहाँ पे एक बेसिक से एग्जांपल ये लेके चलता हूँ कि मान लेता हूँ, अब पाइपलाइनिंग रियल लाइफ में भी होती है। जितने काम होते हैं रियल लाइफ में सब किसके थ्रू होती है, पाइपलाइनिंग के थ्रू। देखिएगा, मैंने आपसे बोला कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने स्टेजेज होते हैं, 4 स्टेजेज। इंस्ट्रक्शन फेच होता है, समझते हो ना, इंस्ट्रक्शन फेच होता है जब डेटा, इंस्ट्रक्शन कहाँ से आता है, मेमोरी से CPU के पास। इसके बाद डिकोड होता है, डिकोड मतलब मीनिंग निकलना, फिर आपका एग्जीक्यूट होता है, और फिर यहाँ पे डेटा आपका मेमोरी में जाता है, तो हम राइट बैक कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट बैक।
ये 4 स्टेजेस तो कम से कम होते हैं किसी इंस्ट्रक्शन में, फेच करना, उसे डिकोड करना, फिर एग्जीक्यूट करना और फिर जाके रिजल्ट कहाँ रखना, मेमोरी में। ये होता है कि नहीं होता? अब मैं आपसे कह रहा हूं, सिंपली समझिएगा कि जैसे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला था, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला था, उस प्रोग्राम में कितने इंस्ट्रक्शन थे, हम मान लेते हैं 10 इंस्ट्रक्शन थे या 5 इंस्ट्रक्शन थे उस प्रोग्राम में। तो पहले I1 आया, तो यहाँ पे I1 क्या हुआ, ये 1 सेकंड मान लेता हूं कि 1 सेकंड क्या होगा, I1 फेच होगा, फिर अगले सेकंड I1 क्या होगा, डिकोड होगा, फिर अगले सेकंड I1 क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर अगले सेकंड I1 का डेटा क्या हो जाएगा, राइट बैक हो जाएगा। मतलब 4 सेकंड में आपका I1 कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मेरी बात यहाँ पे प्रॉपर समझिएगा कि जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने आएगा तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे से होता हुआ जाएगा। यहाँ पे जब होता हुआ यहाँ पे जाएगा तो इसका मतलब 4 सेकंड लगेंगे, और जब ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब कौन आएगा, I2 कौन आएगा, सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, तब I1 है ना, फिर कौन आएगा, I2। जब I2 आएगा तो I2 पे फिर फेच होगा ना, क्या होगा, फिर से फेच होगा। यहाँ पे मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि 4 सेकंड यहाँ पे के बाद जब I1 कंप्लीट होगा तब जाके I2 एंट्री करेगा। I2 को फिर से कितने सेकंड लगने वाले हैं, 4 सेकंड। I2 एग्जीक्यूट होगा, फिर कौन आएगा, I3, फिर कौन आएगा, I4। ऐसे अगर हमारे पास 5 इंस्ट्रक्शन है, कितने हैं, 5 है, तो टोटल 20 सेकंड का टाइम, कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड का टाइम लगेगा। ये समझ रहे हो ना आप यहाँ पे। बस अब क्या हुआ, पाइपलाइनिंग क्या है, पाइपलाइनिंग ये है यार, आपको जो पता है यहाँ पे कि ये जो हार्डवेयर है, IF डिकोडिंग करने वाला हार्डवेयर, एग्जीक्यूशन वाला हार्डवेयर, राइट बैक वाला हार्डवेयर, ये जो हार्डवेयर है आप इनको इस तरीके से मैनेज करो कि जब किसी एक इंस्ट्रक्शन का क्या हो रहा हो, एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी प्रोसेस को कई स्टेज में डिवाइड करने हो, जो कि हम कर चुके हैं। और उसके बाद जब एक स्टेज एग्जीक्यूट हो रही है तो दूसरा एलिमेंट कोई और एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब कि जब I1 फेच हो रहा है, ठीक है, तब तक तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब I1 डिकोड हो रहा है तो ये तो फ्री है ना, उस समय I2 क्या होना चाहिए, फेच होना चाहिए। मतलब ऐसा सिस्टम बना दो आप यहाँ पे कि जब I1 यहाँ पे डिकोड हो रहा है तो मतलब इंस्ट्रक्शन फेच क्या है, फ्री बैठा हुआ है ये हार्डवेयर, ये भी कोई काम करता रहे। इसके बाद अगर I1 का एग्जीक्यूशन चल रहा है तो ये जो I2 है उसका फेच हो चुका, तो उसी समय क्या होता रहे, डिकोडिंग होता रहे, और एक नया इंस्ट्रक्शन कौन आ जाए, I3। और इसी तरीके से जब यहाँ पे देखा जाए तो ये राइट बैक इसका हो रहा है तो इसका I2 का क्या हो जाए, एग्जीक्यूशन, I3 का क्या हो जाए, डिकोडिंग, और I4 क्या कर जाए, स्विचिंग में आ जाए। अब बताओ एक साथ यहाँ पे कितने इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, 4 इंस्ट्रक्शन। तो हमें लगेगा कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, इससे जल्दी टास्क हो जाएगा। अभी आप बताओ कितने सेकंड में, 4 सेकंड, कितने सेकंड, 4 सेकंड। 4 सेकंड में I1 का एग्जीक्यूशन हो गया और I2 देखो कहां पहुंच चुका है, एग्जीक्यूशन पे। मतलब 1 सेकंड और लगेंगे इसको। मतलब आप ये कह सकते हैं लगभग 8 ही सेकंड में आपको ऐसा लगेगा कि 2-3 इंस्ट्रक्शन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। यही चीज रियल लाइफ भी तो होती है। आप अपनी प्रोसेस को सब प्रोसेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और फिर हर एक सब प्रोसेस को अलग अलग एग्जीक्यूट करते हैं पैरेलली यहाँ पे। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, पाइपलाइनिंग यहाँ पे ना। तो आइए देखिएगा, समझिएगा, जिसमें एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छा, अकाउंट ओपन करना है, एक टास्क है। मैंने बोला आपको बैंक में जाके क्या ओपन करना है, अकाउंट ओपन करना है। अच्छा, अकाउंट ओपन करना एक प्रोसेस है कि नहीं, प्रोसेस है। अब जैसे ऐसे समझो, कोई पर्सन बैठा होता है यहाँ पे ना, कोई पर्सन होता, वो क्या करता, एक पर्सन होता, चलो सीरियल कम्युनिकेशन, एक पर्सन होता, आप जाते हैं वहां पे, तो मैं आपको फॉर्म देता, आप क्या करते, फॉर्म यहाँ पे ना, फॉर्म फिल करते, सिंपल सी बात है, फॉर्म फिल करते, यहाँ पे आपको फॉर्म मिलता, आप चलो ठीक है फॉर्म फिल कर दिया। इसके बाद फॉर्म क्या होता है, वेरीफाई होता, फिर आप यहाँ पे अमाउंट सबमिट करते, मतलब पैसे जमा करते, और उसके बाद आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है ना। आप वहां पे जाते हैं, ये देखा जाए तो ये 4 छोटे छोटे क्या हैं, टास्क है कि नहीं। तो अकाउंट ओपन करने को 4 छोटे छोटे टास्क में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया कि अगर ये चारों टास्क आप परफॉर्म कर लो, इसका मतलब अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब जब डिवाइड कर दिया आपने, तो अब यहाँ पे एक सोचिए, अगर सीरियल बाई सीरियल ये होता है, यहाँ पे सीरियल बाई सीरियल यहाँ पे होता, तो हम लोग सिंपली ये बोलते हैं ना कि
यार पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा यहाँ पे। अब बैंक क्या करती है, बैंक यार अंदर ही अंदर क्या कर लेती है, कई सारे काउंटर बना लेती है ना। जो कई सारे काउंटर बना लेती है यहाँ पे, इसका मतलब है पर्सन P1 आया, उसने फॉर्म लिया, तो अगली सेकंड पर्सन P1 क्या करेगा, वेरीफाई कराएगा। तो यार ये तो खाली बैठा है ना, कोई दूसरा जाके फॉर्म ले सकता, मिल सकता। जब ये पर्सन ने यार पैसे जमा कर रहा है, सॉरी P1, तो P2 क्या कर सकता है, वेरीफाई। P3 क्या कर सकता है, फॉर्म ले सकता है। मतलब यहाँ पे फिर अगेन यहाँ देखा जाए तो P1 अगर यहाँ आ गया तो P2 यहाँ पे आ गया, P3 यहाँ पे आ गया, कौन आ गया आपका, P4। बैंक में एक साथ कितने लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम हो रहे हैं उसी सेकंड, 4 ही सेकंड में कितने लोग काम हो रहा है, 4 लोग काम हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं पाइपलाइनिंग। क्या कहते हैं, पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग इज अ प्रोसेस टू अचीव द पैरेलल प्रोसेसिंग ना। तो पैरेलल प्रोसेसिंग को अचीव कराना ही क्या कहलाता है, पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का मतलब है पूरे प्रोसेस को ब्रेक कर देना, छोटे छोटे पार्ट ब्रेक कर देना और उसको इंडिपेंडेंटली क्या करना, एग्जीक्यूट कराना। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है आपका, पाइपलाइनिंग। अब आप ध्यान से सोचो, हर अपने आसपास हर जगह हर प्रोसेस में पाइपलाइनिंग है कि नहीं है, हर प्रोसेस में क्या है, पाइपलाइनिंग है। बिना पाइप, अगर पाइपलाइनिंग नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं होगा, कम टाइम में काम नहीं होगा। अभी आप एक छोटा सा टास्क आप ले लो, कोई भी टास्क ले लो यहाँ पे। अगर जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट ही बनवाना है ना, कोई डॉक्यूमेंट बनवाना, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे कोई भी हो, बहुत सारे स्टेप होते हैं कि नहीं होते यहाँ पे। अगर स्टेप होते हैं तो बहुत सारे, जहां स्टेप हो गए इसका मतलब वहां पे क्या है, पाइपलाइनिंग है। एक स्टेप में बहुत सारे लोग, दूसरे स्टेप में बहुत सारे लोग, एक साथ बहुत सारा काम होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ने आज पासपोर्ट का क्या किया, फॉर्म भरा, जब तक उसका फॉर्म वेरीफाई होके पूरा चेकिंग होके, एरिया चेकिंग, फिर वेरिफिकेशन, फिर जाएगा, जब तक कंप्लीट होके आएगा नहीं दूसरे का फॉर्म नहीं। ऐसा होता है क्या, नहीं। इसका मतलब है जब एक लोगों का फॉर्म, एक ही अगर पर्सन है तो एक लोगों का फॉर्म फिल कर लिया गया तो उसका काम जैसे आगे बढ़ा, दूसरे का फॉर्म फिल करा जा सकता है ना। ये प्रोसेस जहां भी होता है दैट इज पाइपलाइनिंग। सिंपल वे में पाइपलाइनिंग पूरे प्रोसेस को कई सब प्रोसेस में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। और अब ये सब प्रोसेस, छोटे छोटे सब प्रोसेस इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, रन करते हैं। इससे हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव कर लेते हैं। और जहां पैरेलल प्रोसेसिंग होती है स्पीड तो आना ही आना, क्यों, स्पीड तो मिलना ही मिलना। अगर सीरियल प्रोसेसिंग हुई तो स्पीड नहीं आएगी, पैरेलल होगी तो स्पीड आ जाएगी। यहाँ पे समझ में कुछ बात आई यहाँ पे, ये एक्चुअल में चीजें हैं। लेकिन हम लोग बात हमेशा करेंगे किस टर्म में, इंस्ट्रक्शन के टर्म में ना। लेकिन हाँ, यहाँ मैंने आपको सिंपली ये बताया कि हाँ हर जगह क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग है। और जहां पैरेलल प्रोसेसिंग है वहां पे क्या आपकी पाइपलाइनिंग है यहाँ पे ना। चलिए इसमें सीधे में पाइपलाइनिंग पे ही आता हूँ, लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पे पाइपलाइनिंग। अब मैं थोड़ा सा बहुत बेसिक बता रहा हूँ या बेसिक से ही लिखवा रहा हूँ, उसको समझते चलिएगा। पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग इज द प्रोसेस, इज द प्रोसेस टू increase the to increase the performance of computer system without increase the capability of hardware, capability of hardware, capability of hardware। पहले तो एक सिंपल वे में ये देख लीजिए आप यहाँ पे कि पाइपलाइनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। और लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी तरीके से वहाँ पे हार्डवेयर की कैपेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करेंगे तो आपकी पाइपलाइनिंग कहलाएगा यहाँ पे, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो मैं चलो एक बेसिक सा पॉइंट लिख दे रहा हूँ, टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ना, टू इंक्रीज परफॉर्मेंस हमें दो चीजें करनी पड़ती हैं। एक तो टू इंक्रीज द हार्डवेयर कैपेबिलिटी,
पहला तो ये है कि अगर आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो आप क्या करो, हायर रैम लगा दो, ठीक है। इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं हाई क्वालिटी रैम, माइक्रो प्रोसेसर, एमयूपी लिखा हो, माइक्रो प्रोसेसर एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं आप क्या करो, उनको हाई लगा दो, मतलब अधिक कैपेबिलिटी की लगा दो। दूसरा तरीका यहाँ पे, अरेंज द हार्डवेयर, अरेंज द हार्डवेयर टू अचीव द पैरेलल प्रोसेसिंग। हार्डवेयर को इस तरीके से अरेंज कर दीजिए, प्रोसेस को डिवाइड कर दीजिए कि हमें क्या मिल जाए, पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पे ना। कैपेबिलिटी बस लिखा हुआ यहाँ पे, ये हाई क्वालिटी रैम माइक्रो प्रोसेसर है ना, म्यूपी लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है, म्यूपी का मतलब माइक्रो प्रोसेसर एक्सेट्रा है ना। फिर ये मतलब देखो आपको समझना यार यहाँ पे, क्योंकि कुछ याद नहीं हो सकता यहाँ पे। मैंने बोला परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए दो काम करने हैं, या तो आप हार्डवेयर बढ़ा लो, सबसे सिंपल तरीका, बस कास्ट प्रॉब्लम करेगी वहां पे, और या तो आप क्या करो, उन्हीं हार्डवेयर को ऐसा अरेंज कर दो और प्रोसेस को ऐसा डिवाइड कर दो छोटे छोटे प्रोसेस में कि क्या अचीव हो जाए, पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल का मतलब है कि कई सारी प्रोसेस एक साथ रन कर रही हैं, बस वो चीज है। अब मैं एक डेफिनेशन और दे रहा हूँ पाइपलाइनिंग की, उसको देखिएगा इसके अकॉर्डिंग। therefore pipelining can also be defined as, can also be defined as to divide the process into many sub processes, many sub processes, and these can run independently, these can run independently। इसको भी हम पाइपलाइनिंग ही कहते हैं। अभी बताओ आपको ओवरऑल पाइपलाइनिंग क्या कहा जा रहा है, ये समझ में आया कि नहीं है? आगे आप खड़े हो जाओ, आप थोड़ा बताओ। हाँ, नहीं ये बस इस क्लास के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग बताओ व्हाट इज पाइपलाइनिंग। कोई जनरली ऐसे पूछ ले, कोई कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात नहीं है, आपसे कोई ये पूछ सकता है कंप्यूटर नेटवर्क में, रियल लाइफ में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइपलाइनिंग ना, वो मुझे और अलग तरीके से समझाओ। पाइपलाइनिंग मतलब क्या है? हम लोग अगर आज यहाँ पे जैसे पढ़ रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो पाइपलाइनिंग कहाँ पे यूज हो रही है, कहाँ पे यूज नहीं हो रही है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन बना के बताओ, या अपनी कोई डेफिनेशन बना के बताओ, सिंपल वे में कोई बताओ, क्योंकि ये तो आर्किटेक्चर के लिए हो गया। इंक्रीज कर रहे हो तो कैसे इंक्रीज कर रहे हो ना, ये मायने रखता है, ये बताना है आपको। इंक्रीज तो कर दे तो रिजल्ट है, तो पाइपलाइनिंग यहाँ पे कि कैसे कहाँ पे यूज हुआ, बोलो बोलो बोलो, तुम ही बोलो, बताना है, बताना है कि नहीं?
हाँ बताओ। जैसे हाँ हाँ सही है, रिलेट कर सकते हो, ठीक है। बैठो, ये सही है। इधर इधर कोई बताओ, आप बताओ। कैसे पाइपलाइनिंग वहां पे कैसे यूज हो रहा है? देखो बैठिए, आप थोड़ा ये देखिएगा। जैसे कि मेरा कहने का मतलब एक काम है, एक टास्क है, ठीक है। अब जब वो एक टास्क यहाँ पे, तो यहाँ एक शुरुआत यहाँ से होगी, और जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक उसका एंड नहीं होगा। एक टास्क, इसको एक ही समझना, ठीक है, एक प्रोसेस है, वो सब प्रोसेस में डिवाइड नहीं है। तो कोई एक काम है, जैसे मैंने कह दिया कि इसने बोला फॉर्म फिल करना है, तो फॉर्म फिल करने का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन से कंप्लीट सबमिशन तक ये फॉर्म फिल करना है। तो एक ही फॉर्म है और उसमें क्या कर दिया गया कि पूरा का पूरा क्या करना है, स्टार्टिंग से एंड तक फिल करना है। तो एक टास्क है ना वो। फिर मैंने आपसे बोला कि जैसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अभी मैं एग्जांपल दिया था, अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करना एक काम है बस यहाँ पे। जब शुरू हो गया उसके बाद, तो वो आपका एक प्रोसेस चलता रहेगा, जब वो खत्म होगा तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में सोचा जाने वाली चीज है। अब जैसे क्या हो रहा है कि अगर अकाउंट ओपन को मैं क्या करूं, मल्टीपल पार्ट में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं ना। और वो मल्टीपल पार्ट, जैसे एक पार्ट हो रहा है, किसी पर्सन का एक टास्क छोटा सा, मतलब एक सब प्रोसेस हो रहा है, दूसरा पर्सन है उसका दूसरा सब प्रोसेस हो सकता है, तीसरा इसका तीसरा हो सकता है, चौथा इसका चौथा हो सकता है। अभी कंप्लीट किसी का नहीं हुआ, लेकिन चार का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जितने लोग हैं सब क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमें ज्यादा थ्रूपुट मिल रहा है। तो ओवरऑल जो कंप्यूटर है उसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। लेकिन ये सोचो कि अगर उस अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को चार छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड ना किया गया होता, ये काम होता नहीं। और आपको पता है पहला होने के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा, तो पाइपलाइन मैनर में होते हैं ना, पहला हुआ फिर दूसरा हुआ फिर तीसरा फिर चौथा, यहाँ पे ना चार स्टेप हो जाएंगे, तो काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे डिग्री लेने के लिए आते हो ना, डिग्री लेना मानते हैं कोर्स करना, डिग्री लेना क्या है, प्रोसेस है। अब मैं आपसे कहता कि ठीक है चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक ही पर्सन होता, एक ही संस्था होती, सारी की सारी संस्था एक ही होती जो सारे काम करती। पहले वो एडमिशन देती ना, जब एडमिशन सबका हो जाता तब वो क्या देती, आपको क्लास देती, और क्लास देने के बाद एग्जाम वही करवाती, और जब वही एग्जाम करवाएगी तो फिर आगे जाके मार्क्सिट वही प्रिंट कराएगी। पूरा काम एक तरफ होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन जब एक तरफ से हो रहा होगा, अब 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, उस दौरान कोई और काम नहीं होगा। लेकिन अब ऐसे में क्या हो रहा है, अलग अलग काम हो गए, इंक्वायरी कोई और ले रहा है ना, और जब इंक्वायरी कोई और ले रहा है तो आपकी क्लास कोई और ले रहा है, यहाँ पे अलग यूनिट है, मतलब यहाँ क्लास चल रही है, उसके बाद एग्जाम कोई और करवा रहा है, और फिर मार्कशीट का मैनेजमेंट किसी और के पास है। तो आप खुद बताओ, जब आप यहाँ पे इंक्वायरी लेके क्लास में आ गए तो आप क्लास करो कि नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग क्या ले रहे हैं, इंक्वायरी भी ले रहे हैं। तो ये पैरेलल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यहाँ पे पाइपलाइन मैनर में है ना। और जब आपका एग्जाम हो रहा है तो कुछ और बच्चे उसी कोर्स में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आकर के यहाँ पे। तो ये तभी हो पाया जब हमने इस पूरे डिग्री लेने के प्रोसेस को 4-5 पार्ट में क्या कर दिया, और जितना ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो पाएगा उतनी ही हम प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या करेंगे, अचीव करेंगे, और उतना ही आपका प्रोग्राम पाइपलाइंड होगा, और जितना प्रोग्राम पाइपलाइंड होगा उतनी स्पीड क्या होगी, मेंटेन रहेगी। यहाँ पे समझ में आई बात ना यहाँ पे। तो ये चीजें हैं बस। अब एक्चुअल बातें सब क्लियर हुई कि नहीं यहाँ पे। इसका मतलब सिंपल से यहाँ पे ये है कि आपके पास एक अगर टास्क होगा तो उसको हम एक बार में एक ही कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पार्ट में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और उसको अलग अलग यूनिट में डिवाइड करके, तो हाँ, लेकिन हाँ इतना ध्यान देना कि पहला कंप्लीट होने के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। लेकिन एक समय ऐसा दिखेगा आपको कि एक ही समय पे 10-10 प्रोसेस चल रही है। ऐसा लग रहा होगा कि यार एक ही समय पे इंक्वायरी भी हो रही है, उसी समय पे क्या हो रहा है, क्लास भी चल रही, उसी समय पे क्या हो रहा है, एग्जाम भी हो रहा है, उसी समय पे कोई क्या रहा है, मार्क्स भी ले रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं, नहीं ऐसा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा चल रहे हैं तभी हुआ क्योंकि वहां पे क्या है, पाइपलाइनिंग। यहाँ पे दिस इज मीनिंग ऑफ पाइपलाइनिंग यहाँ पे ना। तो उसी को मैंने अगेन लिख दिया यहाँ पे, पाइपलाइनिंग कैन आल्सो बी डिफाइंड एज to divide the process into many sub process and these can run
इंडिपेंडेंटली यहाँ पे ना, तो ये है सब। अब और क्लियर हुआ भी नहीं हुआ? अब आपको जब भी कोई चीज बतानी होगी यहाँ पे, तो पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जब एक साथ कई सारे प्रोसेस रन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। और ये तभी हो पाएगा जब प्रोसेस को आप क्या करोगे, डिवाइड। और प्रोसेस को डिवाइड करना ही, उसे एग्जीक्यूट कराना ही क्या कहलाता है, पाइपलाइनिंग यहाँ पे। अब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे हार्डवेयर बनाने की जरूरत ज्यादा नहीं, बस ये चीज यहाँ पे। तो अब देखिएगा थोड़ा ना इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग की बात करता हूँ, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, क्योंकि हमें टोटल इसी पे बात करनी है, इंस्ट्रक्शन वगैरह पे। देखिएगा, वी नो दैट each instruction has 4 stages, 4 stages, 4 stages। जैसे पहला है इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन फेच। दूसरा है डिकोड, इंस्ट्रक्शन डिकोड। तीसरा है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। और चौथा है राइट बैक। इसको थोड़ा शार्ट लिख लेना, हम यहाँ शार्ट यूज करेंगे, IF D E and WB। So here we are showing the pipelining with instruction execution, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। अब मैं यहाँ पे एक बार विदाउट पाइपलाइनिंग की बात कर रहा हूँ, एक बार विद पाइपलाइनिंग की बात कर रहा हूँ। इसको आप देखिए, विदाउट पाइपलाइनिंग और विद पाइपलाइनिंग। तो ये तो हमारे लिए नया तो है नहीं ना। ये क्या होता है, सभी इंस्ट्रक्शन में होता है, फेच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, डेटा क्या होता है, राइट बैक होता है। ये मैंने बोल दिया, हेयर वी आर शोइंग द पाइपलाइनिंग विद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। लेकिन हाँ, दोनों को दिखाऊंगा बेटर रहेगा, नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन यहाँ पे ना। हो गया सभी का? अच्छा, अगर मैं कहता हूँ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, इसका मतलब है सीरियल एग्जीक्यूशन ना। तो अगर मैं कहता हूँ पाइपलाइन प्रोसेसर तो पैरेलल एग्जीक्यूशन। बस आइए देखिएगा, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ नॉन पाइपलाइंड ना प्रोसेसर, ये कैसे एग्जीक्यूट करता है, इस पे फोकस करते हैं। तो मैं एक तरफ बना रहा हूँ, जैसे IF है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन फेच, फिर क्या है डिकोड, फिर यहाँ पे है एग्जीक्यूट, और फिर यहाँ पे राइट बैक, यहाँ पे ये होगा। तो इसी तरीके से आगे भी है। मान लेते हैं एक का फिनिश होगा यहाँ पे, अगर देखा जाए, अभी बनाते हुए चल रहा हूँ ना, देखिएगा ये पहले कौन आया, I1। मैं अगर यहाँ से एरो लगा के एंट्री कर रहा हूँ, इसका मतलब कौन आ रहा है, I1 यहाँ पे। तो I1 जब पहले एंट्री करेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ना। अब ये रिपीट होगा क्योंकि मैं यहाँ पे एंट्री के लिए लिख रहा हूँ, ठीक, बस तो रिपीट यहाँ पे होगा। I1 का क्या हो रहा है, फेचिंग हो रही है। फिर देखा जाए तो अगले सेकंड यहाँ पे ना, मैं लाइनिंग नहीं ड्रा कर रहा हूँ, अगले सेकंड इसकी क्या होगी, डिकोडिंग होगी। फिर अगले सेकंड इसकी क्या होगी, एग्जीक्यूशन होगा। और फिर अगले सेकंड इसका क्या होगा, हो गया। अब ध्यान रखिएगा, जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, एग्जीक्यूट जब हो जाएगा, तब उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा, I2। कौन आएगा, I2। यहाँ आकर कौन आएगा आपका, I2 आएगा। तो I2 यहाँ पे मिलेगा, तो I2 की अगेन क्या होगी यहाँ पे, फेचिंग, इंस्ट्रक्शन फेच। तो यहाँ पे कौन आ गया, I2। सेम यही
सारे के सारे देखा जाए तो प्रोसेस किसके साथ होंगे, I2 के साथ होंगे। तो यहाँ पे ये हो गया डिकोड, ये हो गया एग्जीक्यूट, और ये हो गया आपका राइट बैक। मैं 3 लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ आने के बाद अगेन यहाँ पे I2 आया, फिर कौन आया, I2 आया, फिर कौन आया, I2 आया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखा जाए फिर आएगा I3, कौन आएगा, I3। यहाँ पे कहीं I3 आ रहा है, एंट्री कर रहा है, और ये जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, इंस्ट्रक्शन फेच मिलेगा, और फिर अगेन यहाँ पे डिकोड मिलेगा, एग्जीक्यूट मिलेगा, और राइट बैक मिलेगा। ये थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ये मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जैसे I3 यहाँ पे आया, फिर I3 यहाँ पे आया, फिर I3 यहाँ पे आया। टोटल सोचो, अगर एक काम करने में 1 सेकंड लगते हैं, मान लो अभी मान ले रहा हूँ 1 सेकंड मान रहा हूँ, टोटल यहाँ पे 12 सेकंड लगे, नहीं लगे, यहाँ पे कितने लगे, 12 सेकंड। 12 सेकंड के बाद देखा गया कि आपके 3 जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो गए, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए। तो 3 इंस्ट्रक्शन कितने सेकंड, 12 सेकंड यहाँ पे, ये है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सीरियल प्रोसेसिंग, नॉन पाइपलाइनिंग यहाँ पे ना, इसका मतलब है यहाँ पे कोई पाइपलाइनिंग नहीं हुई है। तो 4 टास्क 4 स्टेप में काम होता है, तो स्टेप होता है आपका चला गया। तो ये इसके बाद देखिएगा, फिर लिखिएगा दोनों ना साथ में, फिर मैं सेम प्रोसीजर 3 के साथ पाइपलाइनिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये है पाइपलाइन्ड प्रोसेसर, पाइपलाइन्ड प्रोसेसर। अगर ये पाइपलाइन्ड प्रोसेसर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास IF है, ये डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक यहाँ पे। अब अगेन अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ इस चीज को, तो मैं कह रहा हूँ चलो I1 की एंट्री हुई, पहले यहाँ पे I1 की एंट्री हुई थी, यहाँ पे कौन आ गया, I1। अब अगले सेकंड देखा जाए, यहाँ पे अगले सेकंड देखा जाए, तो जो I1 है ना वो कहाँ जाएगा, डिकोड में। जब I1 डिकोड में जाएगा तो ये तो फ्री हो गया ना, क्योंकि अब डिवाइड यहाँ पे किया गया है चीज को, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे I2 आ जाएगा। I2 कहाँ जाएगा, इंस्ट्रक्शन फेच में। तो जब ये डिकोड हो रहा होगा तो ये फ्री है ये यूनिट, तो ये काम यहाँ पे कर सकती है, पाइपलाइनिंग का ये मतलब यहाँ पे ना। इसके बाद अगले सेकंड देखा जाए तो ये आपका एग्जीक्यूशन में जब I1 आएगा तो उस समय I2 कहाँ जाएगा, डिकोडिंग में। तो किसकी एंट्री हो जाएगी, I3 की यहाँ पे, तो I3 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक बार और, जैसे यहाँ आने के बाद ये अगर I1 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे I2 आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, I3, और यहाँ पे कौन नया कौन आ गया, I4 यहाँ पे, ठीक है। मैं 3 के साथ काम कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, 3 इंस्ट्रक्शन काम कर रहा हूँ। अभी क्या होगा, I1 कंप्लीट, एक मैं और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ ये हो गया आपका IF, यहाँ हो गया डिकोड, एग्जीक्यूट, और राइट बैक, ये मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ आने के बाद देखिएगा, जब I2 ना, ये I2 की बात करते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट यहाँ पे I2 का क्या होगा, राइट बैक होगा, I2 का राइट बैक होगा। तो ये जो I3 है उसका क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन। और यहाँ जो आया आपके पास, यहाँ पे I4 आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आएगा आपका, I5, कौन आएगा, I5। अभी आप सोचो, थोड़ा ध्यान सुनिएगा यार, हम 12 सेकंड में कितने कंप्लीट किए थे, 3, कितने किए थे, 3 ही तो किए थे ना यहाँ पे, 12 सेकंड में 3 ही किया था, I1 I2 I3 तक गए थे। अभी यहाँ पे कितना सेकंड हुआ, काउंट करो, 1 2 3 4, 40 सेकंड हुआ ना। अब 4 सेकंड यहाँ पे हुआ इसमें, तो इस दौरान आप देखिएगा, जैसे ही कंप्लीट होगा, यहाँ पे राइट बैक होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जैसे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ देखिए I5 की क्या हो गई, इसकी हो गई I5 की। अभी तक मैंने नॉन पाइपलाइन यहाँ पे रखा हुआ है, मैं कहाँ तक गया था, I1 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 I2 I2 कहाँ तक, I3 तक। 12 सेकंड में I3 कंप्लीट हुआ था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, सॉरी ये देखिएगा थोड़ा, अभी जब कंप्लीट हो गया तो राइट बैक में कौन आएगा, I2। अगले सेकंड ना, अगले सेकंड यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये आगे बढ़ेगा। जब अभी कंप्लीट हो गया ना, कौन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर ये कंप्लीट हो गया तो वो अलग चीज है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कौन आएगा, I3 आएगा। मेरा एक कहने का सिंपल मतलब ये हुआ इसमें कि अगर मैं इधर से ऐड नहीं करता हूँ ज्यादा, उधर नहीं लेके जा रहा हूँ चीजों को ना, लेकिन सिंपली अगर यहाँ पे देखा जाए, सोचा जाए, तो आपके पास कम ही समय में ना, कम ही समय में ज्यादा इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे, आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे।
और ज़्यादा एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये पाइपलाइनिंग का प्रोसेस, ये इससे तो एक एडवांटेज मिला ही मिला। और दूसरा यहाँ पे आप देखिए लगभग 4 जो यहाँ पे है ना, जो आपके पास यहाँ पे 4 क्या है देखा जाए तो इंस्ट्रक्शन एक साथ क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ पे ना। तो अभी मैं 4 ही को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, 4 ही को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कंप्लीट तो हो गया, लेकिन 4 सेकंड में देखा जाए तो इसकी एंट्री हो गई थी चौथे की, और वहां पे 12 सेकंड तक चौथे की एंट्री नहीं हुई थी। इससे ये पता चलेगा अगर आगे आप बढ़ाओगे इस चीजों को तो लगभग 8-9 सेकंड में ही 4-5 इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये सब चीजें आप इसको तो बनाना है, ये इतना बस बना के दिखा सकते हो आप, लेकिन हाँ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था आपको समझना था, क्योंकि 60 नोट्स लिखना ना, इस लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, क्या आता है आपका 60 नोट्स ही आता है। तो ये तो आप इतना बस बनाइएगा। अभी मैं सॉरी इसको आगे लेके नहीं जा रहा हूँ। तो पाइपलाइनिंग बस आप इतना बना लीजिएगा, और ये नॉन पाइपलाइन तो आपको समझने के लिए था, इसको अपने हिसाब से आप देख लीजिए। अभी मैं इसको कंप्लीट करा दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट कराना है, मैं अभी कंप्लीट करा दे रहा हूँ वहाँ पे। और ये चीज़ प्रॉपर लिख लेना, ठीक है। 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इन 12 सेकंड ना, 3 इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन 12 सेकंड if each stage takes 1 second। अगर हर स्टेज को एग्जीक्यूट होने में 1 सेकंड लगे, टोटल 12 सेकंड में 3 इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। शॉर्ट नोट्स क्यों ना है, आपको जो सेकंड वाला है पाइपलाइन वाला, उसको दिखाना जरूर है एग्जाम में। नहीं कि लॉन्ग अगर क्वेश्चन कोई आता है तो आप दोनों को कंपेयर करिए, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ ऐसे ही बनाना, पहले पाइपलाइनिंग बता दो, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये आपका पूरा एक्सप्लेन कर दे रही है कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में अगर नॉट पाइपलाइन प्रोसेसर है तो कैसे एग्जीक्यूट होता होगा, अगर पाइपलाइन है तो कैसे होता होगा। इसका मतलब है कि पहले I1 कंप्लीट होता है, फिर I2 होता है, फिर कौन होता है, I3 होता है। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे I1 का कुछ पोर्शन हो रहा है, उसी में कौन आ जाता है, I2, उसी में कौन आ जाता है, I3। वहां पे कुछ इस तरीके से दिखाना है, बस ये कहने का मतलब दिखाने का तरीका। अगर आप इतना दिखा देते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें क्या है, हाइड है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो इसलिए इतना इनफ है, इतना आप बना देंगे तो। ये हुआ सभी का, ये लिख जरूर लेना यहाँ पे। 3 इंस्ट्रक्शन
are executed in 12 seconds if each stage take 1 second. चलिए इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट आप देख लीजिएगा, मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ ना इंस्ट्रक्शन, अगर कंप्लीट करना है तो। I1 कंप्लीट हो गया। अगर I1 कंप्लीट हो गया तो ये मान के चलिए अगले सेकंड कौन आया कंप्लीट होगा, I2, फिर अगले सेकंड I3, फिर अगले सेकंड I4। मैं 4 ही लेके चलता हूँ। यहाँ के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, अगर I1 यहाँ सेकंड 1 2 3 4, क्योंकि इधर ये लिखने का मतलब है नहीं, तो सारी इंस्ट्रक्शन फिचिंग यहीं से तो शुरू होगी ना यहाँ पे। तो ये 1 2 3 4 5 सेकंड 6 7 और 8, ये मैं सेकंड लिख रहा हूँ, यहाँ पे नाम ना लिख के सेकंड लिख दे रहा हूँ। अभी बताओ, अगर I1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो जस्ट एक स्टेप के बाद कौन होगा, I2 का 1 सेकंड के बाद कौन हो जाएगा, क्योंकि 1 ही सेकंड तो पीछे है ना I2 इससे। और अगले सेकंड कौन हो जाएगा, यहाँ पे मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन हो जाएगा I3, फिर अगले सेकंड कौन हो जाएगा I4, और फिर अगले सेकंड कौन हो जाएगा I5। अगर ये चलता रहा तो, अगर मैं 5 तक की बात करूं यहाँ पे, तो ये मैं इधर नहीं दिखा रहा हूँ ना क्या चीजें, मैं कह रहा हूँ कि अगर I1 4th सेकंड पे कंप्लीट हो रहा है तो I2 कब कंप्लीट होगा, 5th सेकंड पे, I3 6 पे, I4 7 पे, I5 8 पे। ये बताओ 8 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 सेकंड में कौन कंप्लीट हो रहा है, I5। मतलब कि 8 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन, 5 इंस्ट्रक्शन। वहां पे 12 में कितने थे, 3 थे। तो फास्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये तरीका फास्ट हुआ यहाँ पे ना। तो इसके अकॉर्डिंग इतना सिंपली मैं लिख रहा हूँ। यहाँ अगर देखा जाए तो पाइपलाइनिंग में देखा जाए तो हेयर 5 इंस्ट्रक्शंस आर कंप्लीटेड ना सक्सेसफुली इन 8 सेकंड। ये 8 सेकंड में कैसे हो रहा है समझ में आया कि नहीं यार आपको, ये कुछ क्लियर हुआ। ये मैं यहाँ पे इस चीज को हाँ ये कह सकते हो कि सर जब I5 कंप्लीट हो रहा होगा तो हो सकता है I11 आ गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा ना, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंप्लीट होने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर I2 यहाँ पे है, इस वक्त यहाँ पे कौन आ चुका होगा, अब अगर सिंपली देखा जाए तो यहाँ I3 आ चुका होगा, यहाँ पे I4 वो दिखाने का तरीका, बट यहाँ पे ये मैच नहीं करेगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे ना ये चीजों को। मैं बस ये बता रहा हूँ कि कब कौन जाके कंप्लीट होगा, किस सेकंड पे। चलिए फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपको ये चीजें जो बताई जा रही हैं इतना समझ में आ गया तो ठीक है, आप एक बार जाके रिवाइज करिए। जितना रिवाइज करेंगे 100% कन्फ्यूजन होना ही होना है, क्योंकि वही कहानी पुरानी ना, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन कहानी है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप पढ़ेंगे उतना ही कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि जब कोई चीज़ क्लियर होती है माइंड में तो कन्फ्यूज जरूर करता है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ जो समझे होते हो वो शायद कंप्लीट नहीं होता है। अगर वो कंप्लीट होता ना एग्जैक्टली आपको सब समझ में आ जाता, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। क्योंकि आपको कुछ चीज़ें रह जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं, मान लो इसके अकॉर्डिंग आप कह लेते हो, जब घर पे जाके पढ़ते होगे अगर आप, तो वहाँ पे आपको लगता हो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ ना। अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है यहाँ पे ना, फिर क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सब्जेक्ट, खास करके आर्किटेक्चर की बात करता हूँ, पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा कंसेप्चुअल है। जब आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही कंफ्यूजन होगा। शायद आप एमसीए में पढ़ें फिर आपकी यही हाल रहे, मैं भी बता रहा हूँ, जो करेगा वो देखना। एमसीए में पढ़ेगा तो आपको लगेगा कि नहीं बीसीए में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था हमने, ठीक है। मगर हाँ, जब आप रियल में देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं नहीं काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, लेकिन वहाँ पे क्योंकि जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ चीज़ें आएंगी।
हाँ, नहीं जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो बीसीए भी नहीं था ना। क्यों, बीसीए करना जरूरी है क्या? हाँ, हमने बहुत लोग देखा बिना बीसीए किए कुछ और काम कर रहे हैं ना। एक मिनट, बीसीए के बाद एनीवेज मैं इसका आंसर देता हूँ। बीसीए के बाद एमसीए करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको क्या करना है, थोड़ा सा हायर एजुकेशन लेना है और अपने माइंड को और डेवलप करना है तो जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है यूजी पीजी। पहली चीज तो आपकी मेंटलिटी में डिफरेंस आ जाएगा। मैं अभी आपको यहाँ बोल रहा हूँ, मैं जितनी बातें यहाँ पे करता हूँ ना पढ़ाने के अलावा, मुझे एमसीए में एक बात नहीं बोलनी होती है ना। टोटल आप खुद आते हो, आप दुनिया देख चुके होते हो ना। अभी आप बीसीए करोगे, आप जाओगे कंपनियों में ना, आपको वहां से इज्जत देके तो नहीं निकाला जाएगा, कुछ आपको हटाया जाएगा, कुछ सीधे फेल किया जाएगा ना। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, जब आप मैं बोलता हूँ या हम कोई बोलते हैं तो आपको लगता है नहीं सर ऐसे बोल रहे होंगे, ठीक है, अभी कहाँ हमारे ऊपर पड़ी है ना, समझ में नहीं आती। तो ठोकर होती है ना वो, जब वो लगती है तो आपको समझ आती है कि यार दुनिया तो बड़ी अजीब है ना, हमें कोई पूछता नहीं है जब तक स्किल नहीं होगी यहाँ पे। तो जब आप फिर एमसीए करने के लिए आते हो ना, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है ना काफी हद तक। तो फिर आप जो डेडिकेशन दिखाते हो ना, अगर मैं इसका 50% भी देता हूं तो आपको सब समझ में आता है, और आप वहां पे जो सीखते हो उसका लेवल ही अलग होता है। समझ रहे हो कि नहीं यहाँ पे? तो इसलिए आपका जो माइंड डेवलप होता है वो एमसीए में ज्यादा हो चुका होता है, और आप अच्छे से चीजों को ग्रैब करते हो। और उसके बाद अगर आप जैसे किसी को अगर टाइम हो, मतलब बहुत प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंशियली बहुत मजबूरी ना हो, तो उसे करना चाहिए, ठीक है। अगर एमसीए नहीं करता है तो कोई आप मतलब जैसे स्पेशलाइजेशन कोर्स ही कर ले, विद एआई विद क्लाउड ना, किसी से कर ले, मतलब वो कर ले जरूर। यहाँ पे सिर्फ बीसीए करने से, सिर्फ बीसीए करने से मतलब आप बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं हो पाओगे, आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे ना। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं समझ बीसीए मुझे करना ही करना है। देखो आप खुद सोचो ना, एक पर्सन बीसीए का है और एक एमटेक करके आ रहा है सीएस से, तो यार किसके पास नॉलेज ज्यादा है? अगर दोनों बराबर पढ़े हैं तो ये भी अपने समय अच्छे से पढ़ा था, बीसीए वाला भी, एमटेक वाला भी अच्छे से पढ़ा है ना, तो जाहिर सी बात एमटेक वाले पास अच्छी नॉलेज होगी यहाँ पे, वो चीज बना सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे ना। तो स्किल तो हमेशा आगे रहेगी एमसीए वाले की, अगर वो सही से एमसीए करता है तो यहाँ पे। तो अगर आप बीसीए करके कहाँ से आए हो, एमजीकेवी से, एसयू से अच्छे से बीसीए कर गए हो, और कोई का क्या एकेटीयू से एमसीए करके आया अच्छे तरीके से, तो आपसे हमेशा क्या रहेगा, वो आगे रहेगा। लेकिन अगर स्किल जो है वो आपकी ज्यादा है, अगर एमसीए वाले क्या है कम है, तो फिर कोई मतलब एमसीए का नहीं है यहाँ पे। समझ रहे हो ना? जैसे बहुत लोग एमसीए ऐसे ही कर लेते हैं, जाकर डिस्टेंस से कर लिया, कहीं और से कर लिया, पढ़ाई नहीं करी उन्होंने, उनको एमसीए की नॉलेज नहीं हुई। तो आप जब इंटरव्यू में गए और एमसीए वाला गया, तो एक बार वो जरूर देखा गया अच्छा एमसीए पहले पूछ लेता हूँ इससे, लेकिन जब स्किल क्या होगी थोड़ी बराबर देखी, कम दिखेगी यहाँ पे उसकी, तो आपको प्रेफर कर लिया जाएगा, फिर वहां एमसीए किसी काम का नहीं यहाँ पे ना। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपका समय है, अगर आपको बहुत जॉब की जल्दी नहीं है, तो पढ़ाई बार बार करने का मौका नहीं मिलता, तो आप एटलीस्ट यहाँ पे क्या करो, बीसीए अच्छे तरीके से कर लो। आप एमसी के दौरान क्या कर लेना, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कर लेना, बस यहाँ पे एग्जाम दे देना कहीं से आप पढ़ाई करके, बाकी क्या करना, अच्छे से प्रोजेक्ट करना, 2 साल का समय मिल जाएगा और अच्छा आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आज के दौर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना करना, स्किल चाहिए। अगर वो सारे स्किल आप बीसीए में ले लो ना, जैसे मैं आपसे कहता हूँ चलो ठीक है, मैं अपनी सिंपली अपनी स्किल की बात करता हूँ, अगर मेरी 50% स्किल आपको हो जाती बीसीए में, मैं जैसे जो मैं काम कर लेता हूँ, जो मैं थिंक कर लेता हूँ, जो सोच लेता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर 50% स्किल मेरी आपके अंदर हो जाती है तो आपको फिर एमसीए नहीं करना, आप जाओ कोई कंपनी आपको पिक कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब है जो कंपनी बोलेगी आपको समझ आना चाहिए ना यार आपको, लेकिन अभी आप जाओगे आपको समझ ही नहीं आएगा, टास्क दे देगी आपको समझने में 3 महीने लगेंगे यहाँ पे ना। तो ऐसे करते 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 जब आप 2 साल का एक्सपीरियंस होगा आपको, तो आप अच्छा कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर आप बीसीए करके जॉब करते हो तो आई थिंक क्या है, वो भी एक तरीके से परफेक्ट है,